नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। चर्चा करेंगे उस विषय पर जो सबसे ज्यादा चर्चा में इस समय बना हुआ है। मतलब खान सर के कोचिंग पर हमला होता है, रोशन सर की गिरफ्तारी होती है और फिर वही होता है जिसका डर रहता है। किसी भी मामले में क्या होता है, बिहार में जाति घुसा दिया जाता है और ऐसे ही इस मामले में भी हुआ। जाति घुस गया कि इस हरी जाति से हैं, इस अरु जाति से हैं। क्यों हो रहा है ये सब, इसको समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ एमएलसी चुनाव को लेकर के महागठबंधन में तो सिर फुटौल है ही, लेकिन अब महागठबंधन से बाहर जो महागठबंधन में आना चाहते थे वो भी अब आंख दिखा रहे हैं, आंख तरेड़ रहे हैं। ये क्या मामला है, इस सारे मामले को समझेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी परमवीर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है परमवीर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपने मामला देखा, जिस तरह से खान सर के कोचिंग पर हमला होता है और उसके बाद वो रात को ही ये बात बताते हैं कि बगल वाला कोचिंग वाला किया है, फिर पुलिस की कार्रवाई होती है, रोशन सर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो दो टीचरों के बीच का ये झगड़ा है, स्टूडेंट के बीच का झगड़ा है, या फिर कुछ और है, ये प्रतिस्पर्धा वाली लड़ाई है बिजनेस को लेकर के? ये समझ लीजिए आप, एकदम जो लास्ट वाला बात बोले हैं ना कि बिजनेस को लेकर प्रतिस्पर्धा वाली लड़ाई है, क्योंकि दोनों कोचिंग सेंटर आसपास में एकदम अगल बगल और दोनों का जो मेन मार्केट है समझिए वो बिहार है और बिहार के छात्र हैं। ठीक है, तो जैसे ही बिहार सिपाही का रिजल्ट आया, एक ने कहा कि 12,000 मैंने रिजल्ट दे दिया। हाँ, तो दूसरे ने कहा 12,000, हमने 10,000 रिजल्ट दे दिया। अब बचे 10 और 12 मिला लीजिए 22,000, जबकि रिजल्ट 20,000 आया है। ये मैथ तो सर लोग भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना, खान सर सॉल्व कर पाएंगे ना। अब हुआ कि चमकाना है तो समारोह रखा गया, कि समान समारोह रखा गया कि जो भी कैंडिडेट पास हुए हैं, जो छात्र अभ्यर्थी पास हुए हैं, जो सिपाही बन गए हैं, पोस्टर बैनर लगा हुआ है। तो पोस्टर बैनर लगा, उसी बैनर पोस्टर के लिए ये लड़ाई शुरू हुआ। और देखिए पहली बार नहीं हुआ है ऐसा कि दो कोचिंग वाले, ये दोनों मतलब खान सर और ज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद, ये आपस में पहले भी टकरा चुके हैं। ठीक है, फिर वही मामला हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए खान सर की चालाकी, खान सर ने इस मैटर को इस तरह से हाईलाइट किया आते आते कि भाई गोलियां चली हैं, हम देख लिए, हमने देखे हैं 8-10 राउंड फायरिंग हुआ है, हम देखे, मतलब इतना कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा। और जिस तरह से बातें की गई मीडिया के सामने, समझिए पटना एसएसपी रात में पहुंच जाते हैं। अगर मान लीजिए छोटा मोटा थोड़ा लड़ाई झगड़ा था तो वो तो मान लीजिए कि सिटी एसपी सुलझा लेते हैं, लेकिन पटना के एसएसपी समेत जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो घटनास्थल पर पहुंचते हैं। हाँ भाई, शुरू में जब खबर आया कि गोली चल गई, गोली चल गई, तो सबको लगा कि गोली चल गई। और देखिए फिर देखिए क्या हुआ कि जो अलग दुनिया में जो लोग रहते हैं वो अलग कहानी गढ़ने लगे कि खान सर के ऊपर गोली चल गया है। कि हमने देखा 2-4 वीडियो कि उन्होंने अंजना ओम कश्यप का विरोध किया, फिर अंजना ओम कश्यप ने जब उनका विरोध कर दिया तो फिर देखिए 3 दिन के बाद उनके कोचिंग पर गोलियां चल गई हैं। मतलब समझिए इसका तार लोग बीजेपी और क्या क्या जोड़कर, जो विपक्ष वाले हैं और जो उस माइंडसेट के व्यूज के लिए ये सब जोड़ रहे थे। चलिए हमने वो भी देखा। पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो सारा कुछ सामने आ गया। सीसीटीवी फुटेज आया, वहां पे कहीं पर भी कोई साक्ष्य नहीं था कि गोली चली है। ठीक है, लेकिन समझिए कि खान सर दबाव की राजनीति में मजबूत पड़े और पटना पुलिस ने ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद को गिरफ्तार किया और 2 और स्टाफ हैं, चाहे सहयोगी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यहाँ पे आप लगातार कवर भी कर रहे थे तो ज्ञान बिंदु कोचिंग के जो डायरेक्टर हैं रोशन आनंद, उन्होंने कहा कि हमें फंसाया गया है। किसने फंसाया है? तो खान ने। ठीक है, उन्होंने, उनका साफ ये स्टेटमेंट है। लेकिन चलिए ये तो अब पुलिस की जांच का मामला है, भाई पुलिस जांच करेगी कि कौन सही है क्या गलत है। अगर मान लीजिए कि खान सर के कोचिंग पर हमला हुआ तो उसका वीडियो है कि फाड़े गए हैं, पोस्टर फाड़े गए, वहाँ के जो गार्ड था उसको उसको पीटा भी गया। और पटना पुलिस ने ये कहा भी है, बयान भी दिया है कि उसमें, उस वीडियो में खुद रोशन आनंद दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये बयान भी है उनका, हमने चलाया भी है। अब बताइए कि इस तरह का है, लेकिन अब आते हैं सोशल मीडिया पर। लड़ाई क्या है?
दो टीचर आपस में टकरा रहे हैं मार्केट के लिए, बिजनेस के लिए, है ना। लेकिन अब यहाँ पे इस लड़ाई को जात वाला एंगल पहले पता क्या गया जी, खान सर तो भाई मुस्लिम है, सबको जानता है कि ये ज्ञान बिंदु वाले जो रोशन आनंद है, कौन जाते भाई, कौन जाते भाई, रोशन आनंद कहीं लाला तो नहीं है, पर फिर इनका जाति खोजा गया, तो अरे ये तो यादव है, बस क्या था, मतलब जितने यादव जाति के कथित पत्रकार कह सकते हैं या यूट्यूबर कह लीजिए या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कह दीजिए, उन्होंने मोर्चा खोल दिया और खान सर की गिरफ्तारी की मांग होने लगी और कहा गया कि खान सर ने झूठ बोला है इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। गोली वाली बात भाई, चलिए उसने झूठ बोला उन्होंने कि गोली चली है, लेकिन हाँ उनके गार्ड के तो पीटा गया है ना, उनके कोचिंग पर हमला हुआ है ना, ये तो सच है, ये तो जांच का विषय है, ये तो सच है ना, वीडियो है, हाँ वीडियो तो है, सीसीटीवी मतलब जांच का विषय, मतलब कि हाँ, गोली चली नहीं चली वो तो कह ही रही है पुलिस की नहीं चली है, ठीक है। तो गिरफ्तारी का मांग हो रहा है। इसके अलावा जो कथित मुस्लिम पत्रकार हैं, जो मुस्लिम इन्फ्लुएंसर है ना, वो खान सर के तरफ से मोर्चा खोले हुए हैं। भले आए दिन गाली गलौज करते हैं सोशल मीडिया पर कि खान सर जो हैं वो बिक गए हैं या फिर प्रो बीजेपी हैं या मतलब उस तरह की, लेकिन जब एक तरफ यादव एक तरफ मुस्लिम, मतलब लालू यादव का एमआई समीकरण जो है आमने सामने आकर खड़ा हो गया है। और इसमें देखिए एक और बयान बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, वो था गुरु रहमान का। उन्होंने कहा कि एक ये शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अरे लेकिन ठीक है, लेकिन जो उन्होंने बातें कही उससे कहीं ना कहीं हम थोड़ा सहमत हो जाते हैं। अगर अपनी व्यूज की बात करें तो हम थोड़ा सहमत होते हैं कि उन्होंने कहा कि एक जो है भोजपुरी का पवन सिंह है और एक खेसारी लाल यादव है, दोनों लड़ते रहता है। और सच कहिए पहली बार नहीं हुआ कि दोनों आपस में लड़े हो, इससे पहले भी वो कई बार टकरा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहते हैं। जब किसी एग्जाम का रिजल्ट आता है तब ना इन दोनों में विवाद हो जाता है ना। तो कहीं ना कहीं एक चिंता की बात यह है कि जो गार्ड बच्चों की सुरक्षा के लिए था, छात्रों की सुरक्षा के लिए था, उसको अस्पताल जाना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है। फिर जो टीचर जहाँ पे शिक्षा की बातें होनी चाहिए, जहाँ समझदारी की बातें होनी चाहिए, वो बताइए एक पोस्टर को लेकर आपस में लड़ जा रहे हैं, झगड़ा हो जा रहा है। तो ये अपने बच्चों को, अपने छात्रों को ये क्या एजुकेशन दे रहे हैं जो उनके अंदर खुद सहनशीलता नहीं है। ये तो सवाल उठता है ना जी। और सवाल तो ये भी उठता है कि जब वो दोनों टीचर हैं, इतने बड़े टीचर हैं, इतने नामी टीचर हैं, वो लोग जब पढ़ाते होंगे तो जात थोड़ी देखते होंगे भाई कि जाति का है तो हम इसको नहीं पढ़ाएंगे। वो तो देखिए आजकल सोशल मीडिया पर एक बीमारी चल गया है और इस बीमारी के खिलाफ जो कन्हैया बिरारी सर बोल दिए हैं तो कितना ट्रोल किया गया। हाँ, हम भी बोल दिए तो हमको भी ट्रोल कर दिया गया। जब कहा गया कि भाई ये जो राजपूतों की बैठकी हो रही है, भूमिहारों की बैठकी हो रही है, यादव की बैठकी हो रही है, ये सब बेकार है। जब तक इसका उद्देश्य और आपने एक रामधारी सिंह दिनकर का एक सुबह बहुत बढ़िया पोस्ट भी किया था। हाँ, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। तो यही चीज है ना, इनका काम कोई बचा नहीं है। हर चीज में जाति एंगल खोजना है, सोशल मीडिया पर लड़ना है, एक दूसरे से खूब लड़ना है ताकि रीच बढ़े, कमेंट आए, लाइक आए, कुछ डॉलर बन जाए। और डॉलर बनाने के चक्कर में ये समाज को बांट रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। पता नहीं जनता को, बताइए मास्टर को बांट दे, टीचर को बांट दे रहा है लोग जात में। टीचर अभी आप किसी एग्जाम में टॉप करिए ना तो सबसे पहले सर्च किया जाता है कि अनिकेत कुमार की जाति क्या है। ये तो सच्चाई है ना। तो खैर ये भी बात है। और देखिए आपको इससे बचना चाहिए। लेकिन एक और जानकारी यहाँ पर दे देते हैं। बिहार सरकार एक बड़ी तैयारी में है। तैयारी ये है कि 2010 में नीतीश कुमार ने कोचिंग को लेकर एक एक्ट लाया था, कानून उन्होंने लाया था कि अगर आपको पटना में कोचिंग, मतलब बिहार में कोचिंग चलाना है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फायर का सेफ्टी का ख्याल रखना होगा, पार्किंग का व्यवस्था होना चाहिए और एक बच्चे के बैठने के लिए कम से कम 11 स्क्वायर फीट का जगह होना चाहिए। 2010 में लागू हुआ था। लागू
कानून के किताब में हुआ था, लेकिन जमीन पर लागू नहीं हुआ था। सच्चाई तो है, आप भी गए होंगे मुसल्लेपुर हाट, तो आपको भी पता है कि बहुत बहुत किस तरह से बच्चों को ठूस ठूस को भरा जाता है। कंजेस्टेड अब देखिए, अब शिक्षा विभाग जो है ना, इसमें संशोधन करने जा रही है और इसका प्रस्ताव लगभग तैयार हो गया है। वो डॉक्यूमेंट हमने वीडियो भी किया है और अब 11 स्क्वायर फीट से घटाकर जगह 2 स्क्वायर फीट कर दिया गया है एक बच्चे के लिए। हाँ, अब बताइए 2 स्क्वायर फीट कितना हुआ, अंदाजा लगा लीजिए। हम लोग बैठे हुए हैं, यही होगा 2 स्क्वायर फीट एक आदमी का। आपका अलग होगा, 2 मतलब 4 स्क्वायर फीट होगा। अब वो बच्चा पढ़ेगा, इसे लिखेगा, हाथ फैलाएगा, क्या करेगा? टेबल लगाएगा कि चेयर लगाएगा, समझ में नहीं आ रहा है। बड़ा क्रांतिकारी बदलाव बता रहे हैं लोग। हाँ, 1000 स्क्वायर फीट में पहले मान लीजिए कि 90 को बच्चा बैठता, अब 1000 स्क्वायर फीट में 500 बच्चा बिठा सकते हैं। बताइए, मैंने सरकार भी बच्चों को भेड़ बकरी समझ रही है। सब धंधा, मतलब या शिक्षा माफिया के दबाव में झुक रही है। बिल्कुल इस तरह का कानून का लाने का क्या मतलब है? अगर आप ऐसा तैयारी कर रहे हैं तो जवाब देना पड़ेगा ना कि आपने कहाँ से रिसर्च किया, कौन आपको सलाह दिया कि ना भाई ये 2 स्क्वायर फीट में बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। ये तो जवाब देना चाहिए एकदम ना। सही बात है। पिछले दिनों याद होगा आपको, दिल्ली में वो कांड हुआ था अंडरग्राउंड वाला, तो फिर उसके बाद यहाँ भी हुआ था, अंडरग्राउंड में पानी घुस गया था। हाँ, और उसके बाद भी यहाँ पर भी हुआ था कि सब जांच होगा, पड़ताल होगा, इतना पड़ताला लगेगा, ये होगा, कुछ नहीं हुआ। झूठ मूठ का वो तो माहौल था उस तरह से, कुछ तो नहीं हुआ। प्रेस को दिखाने के लिए, कोचिंग पर नहीं लगा ताला, पब्लिक को दिखाने के लिए ये सब किया गया ना। आप बताइए, ये टीचर सब 100 करोड़ का आदमी बन गया, सब 2 से 4 से 5 साल में बन गया कि नहीं बन गया। लेकिन आज भी जाइए तो बच्चों के लिए इन्होंने क्या व्यवस्था किया? अपना तो कंपनी बना ले रहे हैं, संस्थान बना खड़ा कर लिए, 20-20 को ब्रांच खोल दे रहे हैं। दिल्ली से लेके पटना से लेके कलकत्ता तक आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ना। बिल्कुल। इसके अलावे आप पहले कुछ जीके जीएस के टीचर थे, आज सब कुछ पढ़ा रहे हैं। यूपीएससी से लेकर जीडी ग्रुप डी तक आप एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। किस लिए? सब पैसा कमाने के लिए। पैसा तो आप भर रहे हैं, लेकिन एक बताइए, पटना में आपने कहीं देखा किसी शिक्षक संस्थान ने बहुत बेहतर क्लासरूम तैयार किया हो? बिल्कुल सर, बहुत कंजेस्टेड एरिया है, बहुत वहाँ पर जगह भी बहुत कंजेस्टेड है, रोड पर जाइएगा तो इस सब पर तो ध्यान देना चाहिए और खास करके टीचरों को ध्यान देना चाहिए। सरकार से मांग करनी चाहिए कि हमको व्यवस्था उस तरह से दीजिए, हम व्यवस्था देंगे लोगों को। ये तो कहा ही जाता है ना, हर जगह पैसा का धंधा है और वही हो रहा है। जाति वाला एंगल तो चलेगा ही चलेगा, वो तो बिहार का वो बन गया है कि कोई भी मामला हो जाए उसमें घुसा देना है। जो पुराने इतने अच्छे अच्छे टीचर थे, जो अच्छे टीचर थे, वो अब विलुप्त हो रहे हैं, उनके पास बच्चे नहीं जा पा रहे। लेकिन अब यूट्यूब का और सोशल मीडिया का इतना प्रभाव हो गया है, दुख होता है कि जो नहीं, अच्छा भी, इससे थोड़ा सस्ता भी हुआ। इसका एक पॉजिटिव पार्ट ये है कि जो एजुकेशन है वो पहले की तुलना में थोड़ा सस्ता हुआ है। देखिए, सस्ता हुआ है तो सस्ता होना भी देखिए, लेकिन क्वालिटी भी तो आप देखिएगा ना। एजुकेशन की क्वालिटी क्या रह गई, ये भी तो मायने रखता है। और ऐसा नहीं कि पहले बहुत महंगा था। पहले जो आप अलग अलग जो टीचर थे, वो 300 रुपया 200 रुपये में वो भी क्लास चलाते थे। हाँ, लेकिन एक विषय के एक्सपर्ट रहते थे। मैंने वो एक तरह से इंस्टीट्यूट नहीं चलाते थे, वो कोचिंग चलाते थे। एक टीचर जाता, मतलब पढ़ाता था, एक समझिए। लेकिन अब क्या है, अब व्यापार हो रहा है ज़्यादातर। चलिए, इस मामले को तो अभी देखिए आगे इसमें क्या होता है उसको तो हम लोग समझेंगे। पॉलिटिक्स की तरफ अब थोड़ा पॉलिटिक्स भी चल लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो पॉलिटिकल चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देते हैं। और पॉलिटिक्स में इस समय एमएलसी चुनाव की जो है सुगबुगाहट है। 18 तारीख को चुनाव है और आरजेडी के तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, कांग्रेसो उसमें कह रही है कि आपका है, हम का है नहीं। इन दोनों का तो ये है, उधर किनारे में बैठा हुआ AIMIM भी कह रहा है कि हमको। अब देखिए, AIMIM ने, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने तेजस्वी को फंसा दिया है। तेजस्वी जो सोच रहे थे कि हम अपने मन मुताबिक काम कर लेंगे, लेकिन AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान, उन्होंने कल कहा कि भैया हमने आप वादा निभाया। जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो हमारे विधायक आपके साथ डटे रहे। आपके विधायक भाग गए, है ना, कांग्रेस के विधायक भाग गए, आरजेडी के एक विधायक भाग गए, लेकिन हमारे 5 विधायक डटे रहे। तो अब जो है एमएलसी का चुनाव हो रहा है, तो उसका इनाम हमें मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। अगर आप संदेश देना चाह रहे हैं कि हम लोग
आपके साथ है तो हमको एक सीट दीजिए, ठीक है। भले मांग तो रहे हैं, लेकिन तेजस्वी को पता है कि हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? उसके कई कारण हैं। पहला कि AIMIM गठबंधन में नहीं है, ठीक है। और एक MLC सीट के लिए 25 विधायक चाहिए, वो RJD के पास है। समझ गए? किसी का जरूरत भी नहीं है, किसी का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर वो हुआ। दूसरी जो बात है कि हिंदू वोट बैंक खिसक जाएगा, क्योंकि ओवैसी की जो पार्टी है वो हार्डकोर राजनीति करती है, मुसलमानों की राजनीति है ना। तो जैसे ही वो चिपकेंगे तो जो हिंदू वोटर है, जो RJD को वोट करता है, वो उनसे खिसक जाएगा। इस बात का डर तेजस्वी यादव को बिल्कुल है। दूसरे तो तेजस्वी यादव ने चुनाव के समय ही कह दिया था कि एक्सट्रीमिस्ट हैं। हाँ। और देखिए, अब और एक कारण है, मुस्लिम वोट बैंक को लेकर अगर RJD के सामने कोई चुनौती है तो वो है AIMIM। ओवैसी बिहार में जितना मजबूत होंगे, RJD का समीकरण उतना कम खराब होगा MOI समीकरण। क्योंकि देखिए, बिहार में मुसलमानों की 17% आबादी है। सीमांचल से तो सफाई कर दिया। 17% आबादी है मुसलमानों का, तो 17% वोट बैंक मायने रखता है। तो इसलिए नहीं चाहते हैं तेजस्वी कि MIM बिहार में मजबूत हो। देखिए, 2020 में MIM 5 सीटों पर चुनाव जीत कर आई थी, तो फिर RJD ने क्या किया, पार्टी को कमजोर करने के लिए 4 विधायक को तोड़ लाए। एक सिर्फ अख्तरुल इमाम बच गए। लेकिन फिर 2025 में फिर जीत गए, फिर 5 सीट पर MIM जीते। इसके अलावा सीमांचल में अच्छा खासा MIM के कई उम्मीदवारों को वोट आया। 40 से 45 सीट पर मुस्लिम जो वोटर हैं वो प्रभाव अपना रखते हैं सीमांचल में। तो ये बात उनके मन में डर में है, मतलब है कि MIM अगर मजबूत होगा तो वो मेरे ही वोट से मजबूत होगा। तो इसको वो मजबूत होने नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए कि पक्की सीट है, किसी से हमको भाई, मतलब कांग्रेस वाले कह रहे हैं ठीक है, आपका कांग्रेस का 3 तो पहले बागी था, 3 बचा है ना, कोई मतलब नहीं है। और जो दूसरा सीट है उस पर फाइट भी नहीं हो पाएगा ना, है ना, कि मतलब फिर 50 विधायक का समर्थन चाहिए, तो मुमकिन है नहीं। तो यही मामला है कि अब है कि RJD किसे भेजेगी। तब बोले ना कि MIM ने तेजस्वी को फंसा दिया है। MIM ने कहा कि हमको सीट दे दीजिए, हम अपने एक अल्पसंख्यक को यानी मुस्लिम को हम भेज देंगे। अगर यहाँ पर तेजस्वी अब सोच रहे हैं कि हम भी किसी मुस्लिम को ही भेजेंगे और MIM की इस मांग का हम काट निकालेंगे। इस वजह से जो मोहम्मद फारूक हैं, MLC, उनका भी टर्म इस बार खत्म हो रहा है और सुनील सिंह का भी टर्म खत्म हो रहा है। तो तेजस्वी विचार कर रहे हैं कि मोहम्मद फारूक को फिर से विधान परिषद भेज दिया जाए। हालांकि देखिए, सुनील सिंह की भी दावेदारी है, मजबूत दावेदारी है, राबड़ी के मुंह बोले भाई हैं। लेकिन यहाँ पर राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि तेज प्रताप को भेजा जाए, है ना, क्योंकि देखिए माँ बाप है ना, वो चाहते हैं कि सब बेटा बराबर रहे, सुखी शांति से परिवार रहे। क्योंकि जिस तरह से रोहिणी आचार्य चली गई छोड़ के घर, तेज प्रताप घर से, हाँ, मैंने वो हो ही गया है। तो राबड़ी देवी चाह रही थी कि तेज प्रताप यादव को MLC बनाया जाए और विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए। मतलब एक भाई विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक भाई विधान परिषद में हाँ, मतलब नेता प्रतिपक्ष हो जाए। लेकिन तेजस्वी नहीं चाहते हैं। तेजस्वी कहना है कि हमें भविष्य की राजनीति करनी है, तो इसलिए हम तेज प्रताप को नहीं लाना चाहते हैं और वो चाह रहे हैं कि मोहम्मद फारूक जो हैं उनको फिर से बिहार विधान परिषद भेजा जाए। तो देखा आपने, हमने 2 बड़े-बड़े जो मुद्दे अभी चल रहे हैं, जो चर्चाएं चल रही है, उस पर विस्तार से बातचीत की है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।